खाद्य तेल की कीमतें फिर से बढ़ने लगी हैं। ग्लोबल मार्केट में बढ़ती कीमतों का असर अब घरेलू बाजार में भी दिखने लगा है। खाने के तेल की कीमतों पर इंडस्ट्री के दिग्गजों का आउटलुक क्या है? आगे खाने के तेल के दाम घटेंगे या बढ़ेंगे? अमेरिका में बायोडीजल पॉलिसी का कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? इसी पर कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा ने IBPA के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई से खास बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त मैं हूं IBPA के कॉन्फ्रेंस में। इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का ग्लोबल राउंड टेबल हो रहा है और वहां पर दुनिया भर के जो ऑयल के दिग्गज हैं वो जुटे हैं ऑयल पर बात करने के लिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुधाकर देसाई, जो कि प्रेसिडेंट हैं IBPA के और CEO हैं इमामी एग्रोटेक के। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अलग अलग देशों के डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं, US से, ब्राज़ील से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। चूंकि इंडिया की डिपेंडेंसी ग्लोबल मार्केट पे ज़्यादा है, उस लिहाज से उन लोगों का रिमार्क या उन लोगों का फीडबैक ऑयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं इस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले जरा आप ये बताएं कि जो IBPA का राउंड टेबल है उसमें निचोड़ क्या निकल के आ रहा है, मतलब जो इसका कहते हैं कि ब्रीफ, वो क्या निकल के आया है आपके कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि दुनिया भर के दिग्गज यहाँ पर जुटे हैं। यस, आई थिंक यहाँ का जो इवेंट है इट इज़ ट्रूली नेम्ड एज द ग्लोबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहाँ दुनिया के एक्सपर्ट सब मिल रहा है एंड ऑल्सो वी हैव गवर्नमेंट पीपल ऑल्सो लिसनिंग इन। टुडेज मार्केट इज़ वेरी सर्कुलर एंड वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो एथेनॉल में हो रहा है वो सोयाबीन मील प्राइसेस को भी अफेक्ट कर सकता है, सोयाबीन MSP को भी अफेक्ट कर सकता है, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो वॉलेटिलिटी आता है उसकी वजह से अपना वेजिटेबल ऑयल के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। US से बायोडीजल का जो पॉलिसी है उसकी वजह से सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल का जो प्राइस स्प्रेड्स है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पॉलिसी फार्मर्स की प्रोटेक्शन में, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन में और इंडस्ट्री के हित में लेने के लिए ये कांस्टेंट डायलॉग और डिस्कशन और डिबेट ज़रूरत है। इसीलिए एज अप्रिशिएटेड बाय आवर गवर्नमेंट फूड सेक्रेटरी एंड ऑल्सो बाय द मिनिस्टर ओवर वीडियो कॉल, that IBPA role is more and more become like a credible voice of all the stakeholders to actually channel and address all the issues that come up either in supply chain or in price or in duties or in zero duty imports, or in all these matters what is the right voice, what is the right pitch, what is the right पॉलिसी एडवोकेसी करना है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग इस साल मुझे लगता है कि और एक कदम आगे बढ़ा है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि ग्लोबल प्रेजेंस आपका बढ़ा है, और चूंकि ये बहुत ज़रूरी है कि एडिबल ऑयल में आपके ग्लोबल रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हों। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जो तेल खाते हैं, मतलब आपके किचन में जो तेल है, आप ये मान के चलिए कि अगर 1 लीटर तेल है तो उसका 70% जो ऑयल है, 700 ग्राम वो तेल विदेशों से आता है, 300 ग्राम ही हमारे यहाँ प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो अब चूंकि आप कह रहे हैं कि ग्लोबल प्रेजेंस आपका बढ़ा है IBPA का, अब हर देश के जितने भी बड़े प्रोड्यूसर हैं सबका अपना अपना मैंडेट है। इंडोनेशिया B50 पे शिफ्ट होने जा रहा है, US की अपनी बायोफ्यूल पॉलिसी है, ब्राज़ील की अपनी अलग पॉलिसी है, और ये हमारे सप्लायर हैं। तो आपको लगता है कि उस फ्रंट पे कुछ दिक्कत आएगी या फिर IBPA का स्ट्रांग प्रेजेंस वहाँ पर हमें तेल दिलाता रहेगा? नहीं, हमने इसीलिए आज हमारा एक MOU है मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल से, और एक it's not an MOU but some kind of an understanding that we have, working understanding. We also have an understanding with Indonesian GAPKI Association. Similarly, we have earlier in the past about sustainability understanding with the global players. The reason being we need to co-opt with each other, क्योंकि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमारा जो इतना 60% है, 70% नहीं है, 60% है, तो उसको धीरे धीरे कम करना है। तो इसीलिए IBPA ने अभी लास्ट राउंड टेबल, IBPA राउंड टेबल के बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी काफ़ी डिस्कशंस हुआ है ऑयल मिशन को लेकर के कि क्या प्रायोरिटी है, क्या इजीली कर सकते हैं, कैसे ये अपना यील्ड बढ़ेगा सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ, क्योंकि जितना डिपेंडेंसी बढ़ेगा उतना विल बी वल्नरेबल टू ग्लोबल फ्लक्चुएशंस, और उतना हमारा डिपेंडेंसी और बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए फॉर ए राइट बैलेंस्ड अप्रोच वी बीन एडवोकेटिंग ए डायनामिक ड्यूटी स्लैब सिस्टम, जिसमें कंज्यूमर और फार्मर्स को भी बैलेंस कर सके।
So we are talking about longer term solutions also for these problems. राइट, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस इन प्रॉब्लम्स का आप ढूंढ रहे हैं। अब जब आपका IBPA का ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये ऐसे टाइम में हो रहा है जब एडिबल ऑयल मार्केट में ग्लोबली बहुत उथल पुथल मची हुई है, पाम के प्राइसेस बहुत शूट अप हुए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। इंडिया में जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं मस्टर्ड के वो बहुत बढ़ गए हैं। तो क्या सेंस आपको आ रहा है कि क्या अभी इंडियन कंज्यूमर को क्या थोड़ा महंगा ही तेल खरीदना पड़ेगा या उस फ्रंट पे कुछ राहत मिलेगी, उस पर क्या सेंस? देखिए, इट्स ऑलवेज ए ट्रपीज बैलेंसिंग एक्ट, जैसे मैंने बताया अभी कि मस्टर्ड सीड का दाम अगर बढ़ता है तो फार्मर्स के पास जो सीड है उसको तो बेनिफिट तो मिलेगा ही, तो लेकिन कंज्यूमर के हिसाब से गवर्नमेंट ने एक कदम लिया है कि ड्यूटी घटा दे। लेकिन कभी कभी मस्टर्ड जो है ना वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूटेबल नहीं है, तो अचानक उसमें थोड़ा तेज़ी आ गया है। लेकिन लकीली प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट के पास भी स्टॉक है अभी, तो जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा रिलीज़ कर सकते हैं। अनदर थिंग दैट आई कैन थिंक ऑन मस्टर्ड बेसिस इज़ कि आज के दिन में बाकी तेलों का ड्यूटी जो है वो 16.5 है, लेकिन कनोला ऑयल का 38% है। तो कभी कभी आपको टैक्टिकली शायद कनोला जो मस्टर्ड जो ग्लोबली प्रोड्यूस होता है उसको भी कभी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा बीच में। पाम ऑयल आप बोल रहे हैं कि तेज़ी है, लेकिन आप देखिए कि उससे ज़्यादा तेज़ी तो सोयाबीन ऑयल में है। उससे ज़्यादा क्यों आया है, उसमें अगेन इट इज़ लिंक टू बायोडीजल। सो आप समझ लीजिए लास्ट ईयर B40 के कारण, इंडोनेशिया के कारण पाम ऑयल का दाम बहुत बढ़ गया था। इस बार US मैंडेट्स की वजह से जो बायोडीजल, क्योंकि ओवरऑल में क्या होता है कि टोटल बायोफ्यूल का जो कंजम्पशन है इट इज़ ऑलमोस्ट 25-30% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन इटसेल्फ। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द प्राइस टेबल। बट अभी लगता है कि इट डज लुक लाइक पाम ऑयल नीड्स द इंडियन मार्केट, तो इसीलिए वो वेल प्राइस्ड है कंपेयर टू दैट, तो इसलिए इंपोर्ट ऑफ पाम ऑल्सो बढ़ रहा है अभी। बिल्कुल। तो जब हम इतना हैवी इंपोर्ट करते हैं सुधाकर जी, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपकी पॉलिसी है इंपोर्ट की वो किस तरह की है। तो जो अभी हमारी पॉलिसी है, जैसे कई बार इंडस्ट्री की अंदर से ये आवाज़ आती है कि सरकार ने ये ठीक किया, कुछ लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ। ड्यूटी के फ्रंट पे मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी की पॉलिसी क्या ठीक है या आपको लगता है कि उसमें कुछ और बेहतर करने की ज़रूरत है, करना चाहिए? डेफिनेटली बेहतर करना चाहिए एकदम। एक तो स्पीड है, जो वॉलेटाइल और कॉम्प्लेक्सिटी आपने जो बताया, तो उससे क्या है क्विक रिएक्शन, क्विक एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स देना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, इसको लॉन्गर टर्म में तो हम तो यही एडवोकेट करते गया है कि हमको फिक्स करना चाहिए कि MSP हमको क्या चाहिए और कंज्यूमर के हिसाब से MRP हमको क्या चाहिए, और बीच में जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी तो चलता ही रहेगा, मतलब ऊपर नीचे वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स तो आई है, लेकिन उससे क्विक रिस्पॉन्स करके जो ड्यूटी को ऑटोमेटिकली अगर एडजस्ट करते रहे तो बहुत बड़ा स्विंग लेना नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं करते ग्लोबल वॉलेटिलिटी के हिसाब से, अगर अपना पॉलिसी चेंज नहीं करते तो क्या है आपको कभी कभी 20% भी करना पड़ता है। तो वी आर एडवोकेटिंग मोर स्मूदर कर्व कि वेयर इन टेक्निकली एंड साइंटिफिकली विद डेटा you can keep adjusting the duties so that there is a balanced approach to the whole problem. ठीक है, आपने कहा कि बैलेंस अप्रोच होगा पूरे प्रॉब्लम का, लेकिन अभी रिसेंटली जो ड्यूटी में चेंजेज आए उसमें वो उस वक्त डिमांड ये थी इंडस्ट्री की कि जो ड्यूटी डिफरेंस है क्रूड पाम ऑयल में और जो रिफाइंड पाम ऑयल, उसमें एक प्रॉपर डिफरेंस होना चाहिए ताकि यहाँ के रिफाइनर्स को नुकसान ना हो, और सरकार ने वो किया भी। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ओलिन नहीं आएगा तो हालत और ख़राब हो जाएगी। नहीं, तो अब क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए एक ज़माने में ओलिन नहीं इंपोर्ट नहीं हुआ था, लेकिन आज के दिन में भी आप देखिए ओलिन का पैरिटी तो बहुत ऊपर है, लेकिन जो इंडियन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है वो तो जो क्रूड पाम ऑयल ला रहा है तो वो तो उसी दाम में बेच रहे हैं जो ब्रेक इवन में चल रहा है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि इंपोर्ट किस दाम पे हो रहा है, किस दाम पे इधर बेच रहा है, वो तो इंडस्ट्री तो कॉम्पिटिटिव है, लेकिन कैपेसिटी, लेकिन सप्लाई पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जितना कैपेसिटी जो आप समझ लीजिए सैफ्टा कंट्रीज की वजह से और आसियान ट्रीटी के वजह से, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, अगर इंडिया का ड्यूटी डिफरेंशियल बिटवीन क्रूड एंड रिफाइंड अगर 8.5% है, सो द ओरिजिन कंट्रीज यूज्ड टू गिव 10% डिस्काउंट ऑन एक्सपोर्ट्स। तो लेकिन अभी जो डिफरेंशियल को जो 19.5 कर दिया है बिटवीन क्रूड एंड रिफाइंड, उसकी वजह से क्या है, ये तो तेल तो रिफाइंड तो होगा ही, या तो ग्लोबली होगा या इंडिया में होगा। जब इंडिया में कैपेसिटी है तो यहाँ रिफाइन हो रहा है।